आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध मनोविद डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान। विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत करते हैं। खास तौर पे बात करते हैं कोविड-19 की, एक संकट का समय पूरी मानवता के लिए और महिलाओं के लिए, और ख़ास तौर पर मनोरोग इस दौरान कई लोग मनोरोगों से भी पीड़ित हुए हैं। थोड़ा सा इस दौर और मनोविज्ञान के रिश्ते के बारे में बताएं। देखिए, ये एक ऐसा इंटरनेशनल पैंडेमिक आया कि उसमें सबको समकक्ष कर दिया। कोई भेदभाव नहीं रखा, न जात का, न पात का, न देश का, न संस्कृति का। एक ऐसा सांगोपांग रूप से सन्निहित पैंडेमिक था, एक महामारी थी, और इसने सबको एक धरातल पे ला के रख दिया। और मुझे आपसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है कि इस महामारी के दौरान जो सशक्त थे, पैसों से नहीं, जो स्वयं से सशक्त थे, जिनका स्व प्रत्यय और जिनका इम्यून सिस्टम फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग था, वो अपने आप को स्वस्थ रख पाए। अन्यथा काफ़ी लोग शारीरिक रूप से दुखी रहे और काफ़ी लोग मनस्थिति की वजह से दुख रहे। मैं ख़ास तौर से आपसे कहना चाहूँगी कि इस दौरान जो भी मौतें हुई है, चाहे वो वृद्धजनों की हो, चाहे युवाजनों की हो, चाहे किशोर किशोरियों की हो, ये मौतें भय से हुई। जो बीमारी से हुई उनकी बात तो एक अलग है, लेकिन जो भय से हुई, चिंता से हुई, अवसाद से हुई, उनके बारे में हम बहुत चिंतित रहे। मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मन स्वस्थ है तो कसौटी में ही गंगा होती है, लेकिन जब मन अस्वस्थ होता है तब ये सारी परेशानियाँ आती है। और मन स्वस्थता के लिए हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक हमारा व्यवहार जो महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम इस दुनियादारी से इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, और इस इंटरेक्शन में जो स्थिति बनती है वो हमारे 3 आधारों पर बनती है। पहला आधार होता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा आधार हमारा भावनात्मक पक्ष, और तीसरा हमारा आधार क्रियात्मक पक्ष है। और अगर हम वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो हम कहेंगे विवेक, भाव और कर्म। ये तीनों स्थितियां ही हमारे व्यवहार का संपादन करती है, और उसके अनुकूल ही हम अच्छा बुरा, सकारात्मक, नकारात्मक, आनंदमय, दुखमय ये जीवन व्यतीत करते हैं। तो कोविड के दौरान क्या हुआ कि एक ऐसा प्रचार प्रसार था जो कि अच्छा भी था, लेकिन जो लोग थोड़े से कमज़ोर स्व वाले थे उन लोगों के लिए बड़ी दुविधा रही, और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर गए। जिन लोगों में एक्सेप्टेंस है और जिन लोगों में स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप को स्वस्थ है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जो अपने इन तीनों आधारों विवेक, भाव और कर्म या ज्ञान, भाव, कर्म में सम संतुलन स्थापित करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो स्वस्थ थे, स्वस्थ मानसिकता थी, उसकी वजह से वो सारे प्रिकॉशंस लेते रहे। लेकिन जो नकारात्मकता का बोध था या जिनमें किसी प्रकार का भय, चिंता, अवसाद था, उन लोगों ने इसे बहुत ही नकारात्मक रूप से लिया। और आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे सारे शरीर तंत्र को दूषित कर देती है, तो हमारा खून बनना, हम जो हवा है वो अच्छे से नहीं ले पाए, तो सांसों का ताना बाना है, व्यवहार तो सांसों का ताना बाना है, और उस ताने बाने में ये तीनों सांगोपांग रूप से क्रियाशील नहीं रहते। और उसमें भी बीच वाला पक्ष जो मैं कहूँगी भावनात्मकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में। तो कोविड के दौरान इस भावनात्मक पक्ष में इतना नकारात्मक इमोशन आ गया, संवेग आ गया कि वो भयभीत होके भी, मैं तो कहूँगी जो भी डेथ्स हुई है, मैं कोई आंकड़ों की बात यहाँ नहीं करना चाहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी डेथ हुई है, जो बीमारी से है, उस पर मेरा कोई बोलने का अधिकार नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स बोलेंगे। लेकिन मैं तो मनस्थिति के बारे में बात करूँगी कि जिनकी मनस्थिति कमज़ोर थी और जो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और जिन्होंने विवेक, भाव और कर्म में समन्वय स्थापित करने की दक्षता नहीं थी, ये तो कौशल है, उस कौशल को अंगीकार नहीं कर पाए, उन लोगों के साथ ये दिक्कत आई थी। डॉक्टर चौहान, हम बात करते हैं जब बीमारियों की, तो एक थ्योरी आती है कि हम सोचते हैं, जिस ढंग से सोचते हैं उससे भी हमारा शरीर बनता है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती है जो पहले मन में आती है फिर तन में आती हैं। बताएं कि हमारे मन का स्वस्थ रहना और हमारे मन का बीमार होना क्या हमारे तन को भी बीमार करता है? आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को व्यक्त किया है। मैंने जैसा कि कहा कि तन सुंदर, मन सुंदर, मन सुंदर, तन सुंदर,
क्योंकि दोनों इंटरपर्सनल रिलेशंस है, इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस है और एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। जब एक मन अगर स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा। जो कुछ मैं बात कर रही हूँ आप उसको जनसाधारण में अपनी प्राकल्पना बना के आप उसका परीक्षण कर सकते हैं कि जो लोग खुश मिजाज हैं, क्योंकि मैं खुशहाली के लिए काम करती हूँ और मेरा एक एनजीओ भी है जिसमें मैं कहती हूँ एकेडमी ऑफ वेलबिंग सोसाइटी, तो हम लोग खुशहाली के लिए काम करते हैं और जिसका मन खुश है उसके लिए सब कुछ स्वस्थ है। लेकिन मन ही दूषित हो जाए, आपने देखा होगा कि आजकल जीवन में ऐसे लोगों से आपका संपर्क ज़्यादा होता है जो हर वक्त दुखी रहते हैं। तन में कोई बीमारी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारा उनका चेकअप करता है और उनको बताता है कि आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं साहब मेरा तो सर दुख रहा है, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मेरा तो मैं एकाकी लग रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, एकाकीपन, डर लगना, अवसाद होना, भयभीत होना, चिंतित होना, हमेशा अपने से दूर जाने की प्रवृत्ति रखना, क्योंकि इस दौरान कई लोगों ने आत्महत्याएं भी की है, इस दौरान भयभीत होकर इस दुनिया से जाने का निर्णय भी लिया है। तो ये इस तरह के जब हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, अर्थात जब मानसिक स्वास्थ्य रुग्ण हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसे मनोवैज्ञानिकों की, ऐसे परामर्शदाताओं की, ऐसे सोशल वर्कर्स की आवश्यकता होती है जो हमारे मन को संबल प्रदान करते, क्योंकि संबल प्रदान करना, मनोबल को, मनोभाव को उसका उत्कर्ष करना, ये आज की महती आवश्यकता है। क्योंकि जनमानस में हम देखते हैं कि आपको नकारात्मक प्रभावित करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, सकारात्मक वाले कम होंगे। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी से संपर्क करें, क्योंकि बीमारियों के नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आजकल तो छोटा बच्चा भी मम्मी पापा कहते हैं कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे तो एंग्जाइटी, तो छोटा बच्चा जो कि मतलब भी नहीं समझता है वो भी इन सब बातों को, क्योंकि अनुसरण से हर व्यक्ति सीखता है। तो इस इमिटेशन के चक्कर में लोग आजकल कई शब्दों का ऐसे उपयोग करते हैं जैसे कि साधारण हो, सार्वजनिक हो। तो इस सार्वजनिकता के प्रत्यय को हमें हटाना होगा और ये जो महत्वपूर्ण शब्द जैसे कहते हैं मुझे चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो अवसाद हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हमारा डिप्रेशन हो रहा है, मुझे मानसिक संघर्ष हो रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि आप डिसोनेंस में हैं, आप उस स्थिति में हैं जब आप निर्णय नहीं कर पाते। क्योंकि प्रभु ने हर इंसान को जो शक्ति दी है, स्व शक्ति, और उस स्व शक्ति के द्वारा जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता से ही सारी स्थिति बीमारियां आती है, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे कोई मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारियों के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हैं या हम में भावनात्मक रूप से इमोशनल इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, तो हम चीज़ों से बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी इन सब का हम बाकायदा प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण कर सकते हैं और हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता सकारात्मक है या इसकी नकारात्मक है, ये क्या डिसीजन लेने में समर्थ है या नहीं लेने में। तो जो लोग डिसीजन लेने में, और अब इसमें भी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं, मोर कॉग्निटिव पावर जिसे हम कहते हैं, ज्ञानात्मक रूप से बहुत सशक्त होते हैं, वो भी इससे पीड़ित रहते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को साधारण लेवल पे लाते नहीं, वो अपने समकक्ष नहीं, क्योंकि उनमें ईगो होता है, कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से वो अपनी चीज़ों को रैशनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों पर भी हमें परामर्श की आवश्यकता होती है, उन्हें भी धरातल पे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन तो वह है, जीवन एक कला है, जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और उस कला में अगर हम निपुण हैं तो हमें ये भी एक कौशल है। और अगर इस कौशल में, अब आप कहेंगे कौशल कहाँ से आता है, निपुणता कहाँ से आता है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बालक का जब विकास होता है तो कुछ चीज़ें तो वो अपने माँ के पेट से, अपने परिवार के संस्कारों में, अपने वंशानुक्रम से लेके आता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो वातावरण से सीखता है। वातावरण में उसने देखा है, जैसा अनुभव किया है, उसको अपने आप में आत्मसात कर लेता है। क्योंकि हमारे मन की 3 स्थितियाँ होती है, एक चेतन होती है, एक अचेतन होती है और एक अर्धचेतन होती है। तो जो व्यक्ति कर पाता है वो चेतना अवस्था में करता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं कर पाता वो अर्धचेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में, स्वप्नों के माध्यम से। आपने देखा होगा सपने वही आते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते, हालांकि डे ड्रीमिंग लोग करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो जो अर्धचेतन वाली जो सीढ़ियों वाली स्थिति है, क्योंकि एक ऊपर की मंजिल है, एक नीचे की मंजिल है और बीच में हम अर्धचेतन में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो बालक होता है, व्यक्ति, बच्चा, वो ये सब देखता रहता है और अपने अचेतन मन पर
जान के नहीं करता, पर जो देखा सोई भाया और जो भाया सोई उसे आत्मसात करैया। तो ऐसी परिस्थिति में नकारात्मकता का विकास होता है। इसीलिए हम सामाजिकरण की प्रक्रिया पर बहुत ध्यान देते हैं, हम पेरेंटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को, क्योंकि अपन जानते हैं कि माता पिता अगर सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो बच्चा भी नहीं बोलेगा। लेकिन माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, उनका व्यवहार अपने बड़ों के प्रति या अपने छोटों के प्रति या अपने साथियों के प्रति अच्छा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा भी यही सीखेगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो ये कोविड-19 आया, उस कोविड-19 में जो हमारा नुकसान हुआ, जनमानस का नुकसान हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण महत्वपूर्ण है, सामाजिक भी कारण है, आर्थिक कारण भी है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं अपनी बात को आपसे केवल मानसिकता के संदर्भ में या भावनात्मकता के संदर्भ में ही बात कर रही हूँ कि अगर मानसिकता अनुकूल हो हर स्थिति को एक्सेप्ट करने की, कि भाई ये समय आया है, धैर्य रखो, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करो, और अगर उसके अनुरूप चलेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर अपने अहम में रहेंगे या अपने कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, चाहे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो हम उसमें जीत नहीं पाएंगे। तो मेरा तो यही कहा कि मानसिकता में सारगर्भित रूप से सकारात्मकता व्यक्ति में लाने की ज़रूरत है। और वर्तमान समय में मैंने देखा है कि सकारात्मकता तो कम है, नकारात्मकता कम है, क्योंकि हमारा जो आजू बाजू का वातावरण है वो वातावरण हर एक को नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, हमारा मन ही स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से इतने रुग्ण हैं कि हर वक्त हम दूसरों की बुराइयों में रहते हैं, हर वक्त किसी की नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जो लोग सार्थक हैं, जो लोग प्रोडक्टिव हैं, उत्पादक हैं, जिन लोगों में कुछ करने की इच्छा शक्ति है, वो हमारे मन मस्तिष्क से आती है। और उस मन मस्तिष्क में अगर सम संतुलन है तो हम क्रियात्मक रूप से हमारे व्यवहार में सकारात्मक होंगे और हम इन सारी बीमारियों, क्या आज ही तो कोविड ठीक है, अपन ने इंटरनेशनली देखा, लेकिन पहले के ज़मानों में भी 56 का अकाल था, मलेरिया की कितनी सारी महामारियाँ आई, सब पे विजय पाई। तो ये भी एक आएगा। हमें पॉजिटिविटी, मैंने भी काफ़ी वर्कशॉप सेमिनार्स किए हैं इस पे मानसिक स्वास्थ्य को लेके, और मैंने हर एक को, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हर एक को यही कहा कि हमारा संदेश होना चाहिए कि अपने पर विश्वास रखो, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करो, और जो कुछ करो वो मन से करो, उसको अंगीकृत भी मन से करो। ये नहीं कि हमने केवल दिखावे के लिए, अगर मन से लेंगे तो वो तन में भी जाएगा, और तन में जाएगा तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सकारात्मकता की हवा होगी, वो खुशबू सकारात्मक लोग। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, किसी भी विपत्ति के समय, किसी भी दुविधा के समय हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जो आप में ऊर्जा बना सके। हर इंसान के व्यवहार में एक शारीरिक ऊर्जा है जो हमारे खान पान से आती है, एक हमारे पास मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियाँ हैं उनका संचालन करती है, हमारी भावनात्मकता को, हमारे हार्मोन्स को संचालन करती है, हमारे रक्त का संचार करती है। आज आप देख रहे हैं हर आदमी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से व्यथित है, हर एक को कोविड, हर एक को आपका डायबिटीज़ हो रहा है, और आपका मेटाबॉलिज्म की सारी डिजीज़ हैं, बीपी हो रहा है, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सांसों में वो स्वच्छता नहीं है, हमारे मन में, हमारी मानसिकता में वो स्वच्छता नहीं है, दूषित मानसिकता हो गई। जैसे दूषित वातावरण होता है वैसे ही हमारी मानसिकता भी दूषित हो गई है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उन लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें जो हमें सार्थक बना सके, जो हमें शक्ति दे सके। और आप कहेंगे कि इनको कैसे पहचानें, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो कुछ लोग होते हैं आप नेग्लेक्ट करते हो कि क्या करना, बहुत नेगेटिव रोना है तो, लेकिन जब सकारात्मकता उन लोगों से मिलते हो तो आपको अंदर से ऊर्जावान फील करते हो, आप मनोवैज्ञानिक धन की प्राप्ति करते हो, जिसको हम साइकोलॉजिकल कैपिटल कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक धन हमें शुरू से नहीं मिला है, वंशानुक्रम की तो बात अलग है, लेकिन इस धन को बनाने के लिए जैसे हम पैसा बनाते हैं वैसे ही इस मनोवैज्ञानिक धन को बनाने की आवश्यकता है। और वो तभी बन सकता है जब हमारी मानसिकता में सारगर्भित रूप से परिवर्तन और परिमार्जन होगा। ये तभी संभव है जब हम साधा एक विवेक के माध्यम से, हमारे प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, हमारे ध्यान के माध्यम से, हमारे स्मरण और विस्मरण के माध्यम से, हमारे चिंतन के आधार पर, सृजनात्मक चिंतन के आधार पर समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। क्योंकि जीवन, मैंने कहा, जीने की कला है, आपको जीना आना चाहिए, और जीना आने के लिए सकारात्मक लोगों से मिलना जुलना, जिनको हम सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी कहते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। आज का समय प्रतिस्पर्धा का है, आज का समय व्यापारवाद का है, लेकिन पैसों से मन को सुखी नहीं, खुशी नहीं मिलती है। अगर मन को खुश रखना है तो आपको
सांगोपांग रूप से अपने व्यवहार में परिवर्तन और परिवर्जन लाकर उन समस्त शक्तियों को अपने में आत्मसात करना है। जो है उसको एक्सेप्ट करो और उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं ये आपकी मानसिकता पर निर्भर थी। एक छोटा सा मैं उदाहरण भी देना चाहूँगी कि हमारे पास एक तराजू होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम तोलते हैं। अब तोलने में मैं अगर इसको मनोवैज्ञानिक तरह से समझाना चाहूँ कि उस तराजू में एक पड़ा हमारा ज्ञानात्मकता है, मतलब कॉग्निशंस, या हमारी मानसिकता, इंटेलिजेंस। मानसिकता में तो भाव भी आ जाते हैं, इसलिए मैं कहूँगी वो कॉग्निशंस है, हमारे ज्ञान है। और दूसरे पलड़े में हमारा कर्म है। लेकिन इन दोनों को कौन सी डंडी प्रशासित कर रही है? भावनात्मकता। क्योंकि भावनाएं सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, और हर व्यक्ति में ये है। अब उसको जगाना किसको कैसे, ये आप पर निर्भर करता है, वो कला है। तो संवेगात्मक रूप से सशक्त होना, संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना, ये व्यक्ति को सीखना पड़ता है। इसको सीखने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। वो तभी होगा जब हमें स्वीकारोक्ति होगी। इसलिए कोविड के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस दौरान उन्हीं लोगों की क्षति हुई है जिनका मनोवैज्ञानिक कैपिटल नहीं थी, जिनके पास मनोवैज्ञानिक संपदा नहीं थी, और जिनमें स्वीकार करने की शक्ति नहीं थी, जिन्होंने इसका अनुपालन नहीं किया, उन लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जो स्ट्रांग थे, उनकी साइकोलॉजिकल कैपिटल स्ट्रांग थी, उन लोगों को बच लिए। बाकी तो आप देख रहे हैं कि कितने बुजुर्ग हैं जो भगवान ने उनको बचा के रखा, हम भी उनमें से एक हैं, और बच्चे बूढ़े सभी के साथ ही थी। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अगर हम तन को खुश रखेंगे, मन को खुश रखेंगे, तो आपका शारीरिक और मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत सारगर्भित होगा, सार्थक होगा, और मानवता के कल्याण के लिए सदुपयोगी होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी। डॉक्टर चौहान, थोड़ी सी बात करते हैं भय की। कोविड-19 ने जो शारीरिक रूप से कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोगों को शारीरिक कष्ट हुए, लेकिन मन से या बहुत सारे लोगों में भय भी रहा कि मैं कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, या मेरा कोई अपना ना चला जाए, या किसी अपने की मृत्यु हो गई तो उसका भय भी उनमें आया। ये भय जो इस दौरान क्रिएट हुआ, ये किन कारणों से हुआ और इनका क्या हम निराकरण करें? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। शोध बहुत हुए कोविड को लेके, स्ट्रेस को लेके, डिप्रेशन को लेके। हाल ही में मेरे पास एक, क्योंकि मैं एक रिसर्च जर्नल भी निकालती हूँ, जर्नल ऑफ वेलबींग, तो अभी एक मेरे पास चंडीगढ़ का पेपर आया। उन्होंने इस पेंडेमिक की पॉजिटिविटी को लेकर ग्रोथ की बात भी की है कि जिन परिवारों में डेथ हुई, उन परिवारों में उन्होंने अपने माँ को, बाप को, दादा या भाई को, बहन को, बच्चों को, लेकिन उससे उन्होंने एक संग्रहण मतलब सामुदायिक संग्रहण की बात कही, पैसों की नहीं, और उससे उन्होंने बहुत अच्छे सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। तो आपने कहा भय क्यों होता है, मैंने एक तो कहा इसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है, एक आपकी शरीर की कमज़ोरी होती है। आप देखिए कि जब हमारे में हमारा जो इम्यून सिस्टम के लिए जो मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमारे में रक्त की कमी है, रक्त अल्पता है, तो वो हमारे शरीर को झकझोर देती है। तो ऐसी स्थिति में तो फिजियोलॉजिक कारण है भय का, और फिजियोलॉजिक तो सबसे बड़ा कारण है, उससे हम किसी चीज़ को जल्दी से बाहर की ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक कारणों में भय बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण रहता है। कि भय क्यों होता है? क्योंकि जब हम सामना नहीं कर पाते, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, और जब क्षमता, जैसे ग्लास में जितना पानी आएगा उतना ही तो रखोगे, और अगर पानी उसमें ग्लास की ज़्यादा डालोगे तो नीचे गिरेगा। तो वही स्थिति इंसान की भी है, उसके व्यवहार में भी जितनी क्षमता है, जो ज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, क्रियात्मक क्षमता, तो जितनी क्षमता उतना तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा करता है तो उसमें स्ट्रेस हो जाती है, दबाव हो जाता है, और ये भय का बहुत बड़ा कारण है। और इस दबाव, स्ट्रेस के कारण ही लोगों का अंत हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इन सारे शारीरिक और मानसिक आर्थिक कारण भी, ये लोग इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि पैसा नहीं था, सरकार ने बहुत मदद की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, इंजेक्शंस नहीं थे, ये सब कारण तो थे। लेकिन जिन लोगों का जो भयभीत नहीं थे, बल्कि समस्या का सामना करने के लिए प्रयत्नशील थे, हम बैठे बैठे कहें कि हमारी मक्खी उड़ा दो, तो नहीं, आपको उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने इस पेंडेमिक में भयभीत होने के बजाय अपने आप को सशक्त रख के काम किया, उनको विजय मिली है, उनको उपलब्धि मिली है। तो कारण क्या? इसका सुधार यही है कि हम उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, भयभीत रहते हैं, उनका इसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, उनका सेल्फ को जानें, उनका मेंटल लेवल को जानें, उनकी इमोशनैलिटी को जानें, और उसके लिए हम अगर उनको परामर्श करें, दवाई दें,
डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना, अगर स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है तो हमें मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। और केवल सामान्य है, क्योंकि न्यूरोटिक बीमारियां भी होती है, साइकोटिक भी होती है। तो न्यूरोटिक को तो साइकोलॉजिस्ट ठीक कर देता है, लेकिन जब शरीर और मन दोनों की होती है तब उसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो अगर भय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, गिलास से बाहर निकल रही है, क्षमताओं से बाहर निकल रही है, स्वीकार उन चुनौतियों को सामना नहीं कर पा रहा है, तो हमें साइकेट्रिस्ट की सहायता लेती है। तो कारण भी है, उपचार भी है, लेकिन ये सब निर्भर करता है मानसिकता पे, सकारात्मक मानसिकता पे। डॉक्टर चौहान, जाते जाते उदयपुर वासियों को और ख़ास तौर पर महिलाओं को बतौर मनोवैज्ञानिक क्या सलाह देंगी? एक मनोवैज्ञानिक के लिए ये भेदभाव नहीं होता है कि महिला है या पुरुष है या बच्चा है या बड़ा है। मनस्थिति हर एक की होती है, शारीरिक स्थिति हर एक की होती है। और उदयपुर में तो इतनी संपदा है, इतना प्राकृतिक वातावरण है, झीलें हैं, पहाड़ हैं, नदी है, नाले, ये सब चीज़ें ऐसा है जिनका रसोस्वादन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम इन चीज़ों को न देखकर हम तो पैसा कमाने की स्थिति में ज़्यादा रहते हैं। और वो धन हमें कभी, पैसा हमें कभी सुख शांति समृद्धि नहीं दे सकता, सुविधाएं दे सकता है। और क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, कल ही हमने विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया है, और उस पर्यटन दिवस में हमको उल्लासित करने के लिए, उल्लेखित करने के लिए हमने काफ़ी सत्कार किया अपने अतिथियों का। लेकिन उससे ज़्यादा है कि अगर हम सकारात्मक मन से हर चीज़ का रसोस्वादन करें। देखिए, पैसा सब नहीं है, पैसा कदापि केवल हमारी सुविधाओं के लिए। हम अपने मन स्थिति को सकारात्मक रखें, अपने आप को खुशहाल बना के रखें, जीवन जीने की कला को अंगीकार करें, तो हम निश्चित रूप से अपने इन उदयपुर वासियों को एक अच्छा संदेश देते हैं कि थोड़ा भी आपको किसी तरह के मनोरोग की शंका हो, थोड़ा भी आपको लगे मन नहीं रख रहा है, थोड़ा भी लगे कि मैं भयभीत हूँ, चिंता है, मेरे आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक होने के नाते हम लोग फ्री ऑफ चार्ज काउंसलिंग करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, सेवा की सर्विसेज देते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं और हम कोशिश करते हैं, और भगवान की दया है कि आज दिन तक जो भी हमारे पास आए, उदयपुर वाले भी आते हैं, बाहर वाले भी, लेकिन उदयपुर के लोगों में अभी भी अपनी झीलों के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने इसके प्रति महलों के प्रति, पहाड़ों के प्रति, जो पहले के लोगों में वो आज वर्तमान पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलता। तो मैं ख़ास तौर से किशोर किशोरियों को कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को जीने में इस प्रकृति का आनंद लें, इस आपसी संबंधों की सार्थकता है ना, क्योंकि हम केवल कंपटीशन नहीं करें, या हमने सिगरेट पी ली, या हमने दारू पी ली, या हमने ये जो स्टेटस सिंबल है ना, वो स्टेटस सिंबल मन पे काम नहीं करते हैं। ये क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो हमें इन सारी नकारात्मक चीज़ों को छोड़ के उन सकारात्मक चीज़ों की ओर है जो आपको मन में खुशियाँ दे और आपके विकास में सहोदर बन सके। अच्छी किताबें, अच्छे मनोरंजन के साधन हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, क्योंकि क्रिमिनल टेंडेंसीज जो आप करेंगे, नकारात्मक क्रिमिनल, क्योंकि उदयपुर शहर की आप बात कर रहे हो, तो मैंने देखा है कि यहाँ हम लोग इंजॉय क्या करते हैं, हम सिगरेट पी लेंगे, हम दारू पी लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम एक दूसरे के बेवजह ही चिपकते रहेंगे, है ना। तो दिस इज़ नॉट, ये वो नहीं है कि हम खुश हैं। खुशहाली ये है कि आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश खुश रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ही इज़ वेरी ग्रेट मनोवैज्ञानिक, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए उनके संवाद में आपको जो तारतम्यता और जो रसोस्वादन आएगा विचारों को प्रवाह करने में, तो हमारे उदयपुर के युवाओं से मेरा कहना है कि वे अपने व्यवहार में परिवर्तन, परिमार्जन लाने के लिए उन सब चीज़ों को सुने, पढ़ें और अपने मनोरंजन में नाटक, गीत आदि का संलग्न करें, अपने क्रियात्मक कौशलों को बढ़ाए, यहाँ की संस्कृति को का आदान प्रदान करें, कि ताकि जो लोग मेवाड़ को याद करते हैं वो अभी भी याद करते रहें और अपने देश, अपने इस शहर को प्यार करेंगे। प्यार पैसों से नहीं, अपने कौशल से, अपने श्रम से, अपनी सेवा से, कि झीलों को हम स्वच्छ रखें, गार्डन्स को हम स्वच्छ रखें, वहाँ हम आलतू फालतू चीज़ें नहीं होने दें। अगर विदेशी आकर भी ये नकारात्मक काम करते हैं तो उनको हमें रोकें। ये हमारा होगा तो निश्चित रूप से एक हमें आत्मसंतुष्टि होगी। और जब आत्मसंतुष्टि होती है तो काम करने में प्रेरणा मिलती है, और काम करने की प्रेरणा से हम निरंतर क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि व्यवहार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन को खुशी मिलेगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। ये मेरा संदेश है। और ख़ासकर किशोर किशोरियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर जीवन में कुछ बनना है तो ये जो बहुत सार्थक
वर्ष हैं अपने जीवन के, 14 साल से लेके 19 साल तक, इनको क्रियात्मक बनाएं, इनमें कुछ काम सीखें, इसमें अपने परिवार, क्योंकि आज की आवश्यकता परिवार बचाना है। मनस्थिति तभी अच्छी होगी जब हम परिवार को बचा सकेंगे, परिवार में अपने सुख दुख का आदान प्रदान करेंगे। इसलिए नॉट ओनली सेव द गर्ल्स, सेव द फैमिली के लिए काम करें। और मेरा तो यही है कि आइए हम सब मिलकर इस उदयपुर शहर को, जो भगवान ने हमें सुंदर बनाया, इसको हम अपने तन मन से भी सुंदर बनाएं। यही मेरा संदेश है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान, आपका हृदय से आभार।